डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर है 3 पार्ट में रहेगा। और जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम जो जर्नल इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। साथ में जो ब्लड है, ब्लड के जो कंपोनेंट हैं जैसे प्लाज्मा, और जो ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड प्लेटलेट्स, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में जो ब्लड ग्रुपिंग होती है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखेंगे। और साथ में जो RH एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो उसके इस पे भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है तो उसको भी हम डिटेल से इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो टॉपिक हैं वो सेकंड एंड थर्ड पार्ट में रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। All living cells have to be provided with nutrients, oxygen and removed waste और हार्मफुल सब्सटेंसेस। जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं शरीर के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो चाहे वो, तो उनको न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम सप्लाई करना पड़ता है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, और जो वेस्ट मटेरियल वो पैदा करती हैं हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं तो उनको वहां से निकालना पड़ता है। नीड ए एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू सेल्स एंड फ्रॉम सेल्स। तो जो एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म चाहिए होता है ताकि जो ये अलग अलग सब्सटेंस है इनको मूव करवाया जा सके सेल की तरफ, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है हार्मफुल सब्सटेंस है उनको हम सेल से बाहर निकाल सकें। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर ट्रांसपोर्ट। अलग अलग जो एनिमल्स के ग्रुप्स हैं, अलग अलग फाइलम हैं, अलग अलग क्लास हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स ने अलग अलग जो मैकेनिज्म्स हैं वो फॉलो करते हैं किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंजेस सिलेंट्रेटा सर्कुलेट वाटर टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। जैसे हमने एनिमल किंगडम में डिस्कस किया था, फाइलम पोरिफेरा है, उसके अंदर वाटर सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम जिसको बोलते हैं। जो सिलेंट्रेटा है उनके अंदर भी जो वाटर है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है वो सप्लाई करता है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन दियर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज़्यादा हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है जैसे ब्लड होता है, और वो पूरे बॉडी के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ हायर प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के साथ में जो और भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं, तो उनके अंदर जो ब्लड है वो सबसे कॉमन एक फ्लूइड टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम करता है। लिम्फ आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। ब्लड के साथ में जो लिम्फ होता है, टिश्यू फ्लूइड जिसको बोलते हैं, सेल के बीच में पाया जाता है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। उसके बाद सबसे पहले ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक भाग है। जैसे हमने स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज है, ब्लड है, बोन्स हैं, अलग अलग डिस्कस किए थे, तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू में आता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, जो कि मैट्रिक्स लिए होता है, मतलब एक लिक्विड मटेरियल होता है, प्लाज्मा होता है इसके अंदर, और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट भी होते हैं। तो प्लाज्मा डिस्कस करते हैं। स्ट्रा कलर्ड, स्ट्रा मतलब जो भूसा होता है, मतलब जो येलोइश कलर का एक फ्लूइड होता है। विस्कस फ्लूइड मतलब गाढ़ा पदार्थ होता है, कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड का 55% भाग है वो प्लाज्मा ही बनाता है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। 90 से लेके 92% तक तो प्लाज्मा में पानी ही होता है। एंड कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि 6 से 8% बनाते हैं, जैसे फाइब्रोनिजिन है, ग्लोबुलिन्स हैं, एल्ब्यूमिन्स हैं। ये कुछ प्रोटीन होते हैं। जैसे फाइब्रोनिजिन है, फाइब्रोनोजिन्स क्या करते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की कोलोटिंग बनाने में मदद करते हैं। जब भी इंजरी वगैरह हो जाती है तो ताकि ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो, तो उस केस में ब्लड क्लोटिंग का काम फाइब्रोनोजेंस का होता है। ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें रोल प्ले करते हैं। एल्ब्यूमिन क्या होते हैं, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, जो आयन का बैलेंस बना के रखना है बॉडी के अंदर, तो उनको ऑस्मो रेगुलेशन का काम जैसे किडनी भी करती हैं, तो साथ में ऑस्मोटिक बैलेंस का काम, आयन का बैलेंस का काम एल्ब्यूमिन्स भी करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन। तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स के अलावा कुछ आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज
अमाइनो एसिड लाइपिड्स विच आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। और साथ में जो ब्लड है वो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग अलग कंपोनेंट जब वो रिसीव करता है तो इनको सेल के पास पहुंचाने का काम करता है, तो ये भी ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लाइपिड्स हैं, लिपिड्स हैं, तो ये भी ट्रांजिट का मतलब होता है कम टाइम तक ये ब्लड में रहते हैं, उसके बाद इनको जहाँ पे पहुंचाना होता है ब्लड उसको पहुंचा देता है। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन इनएक्टिव फॉर्म। तो साथ में प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लगभग 12 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लोटिंग में। तो वो भी इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में क्यों? क्योंकि जब वो इंजरी वगैरह हो जाती है तभी वो एक्टिव होते हैं, उसके अलावा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। यदि हम क्लोटिंग फैक्टर को हटा दें इसमें ब्लड, इसमें प्लाज्मा में से, तो उसको सीरम बोला जाता है। तो सीरम को हम कई जगह पे जैसे सीरम लैब होती हैं तो जहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह के लिए सीरम यूज भी किया जाता है, सीरम थेरेपी भी होती है। उसके बाद है फॉर्म्ड एलिमेंट देखेंगे हम, और उससे पहले पीक है वो देखते हैं। जैसे कि ये ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल्स में हम देख सकते हैं जब माइक्रोस्कोपिक पिक ली जाती है तो उसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है जो कि स्ट्रा कलर्ड है, उसके बाद आरबीसी हैं, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो काफ़ी अलग अलग टाइप की होती हैं। बाकी जो ये येलो स्ट्रक्चर देख रही हैं आपको, ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करती हैं? जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। उसके बाद है जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, अब यहाँ से देख सकते हैं जैसे 55% की बात करिए तो ब्लड का 55% तो प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा में वाटर हो सकता है, वाटर 90 to 92% होता है, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेज, जबकि 1% इसके अंदर प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती हैं, और जबकि जो 44% होता है जो वो आरबीसी का होता है। तो इसी 42% की वजह से, 44% की वजह से जो हमको ब्लड है, ब्लड का कलर है वो रेड दिखाई देता है। उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स बढ़ते हैं सबसे पहले, रेड ब्लड सेल्स जो फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ब्लड में। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, ब्लड में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं सब में सबसे ज्यादा एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ए हेल्थी एडल्ट मैन हैज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। ब्लड को जब हम अलग अलग सैंपल देखते हैं तो ये बिल्कुल छोटी इकाई है। पर मिलीमीटर क्यूब का मतलब है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर ब्लड में जब हम काउंट करते हैं तो ये काउंटिंग भी की जाती है एरिथ्रोसाइट्स की, अलग अलग टेस्ट भी किए जाते हैं, तो तब एरिथ्रोसाइट काउंट किया जाता है। तो ये कितनी होती है नॉर्मल पर्सन में? 5 मिलियन से लेके, मतलब 50 लाख से लेके 55 लाख तक 1 मिलीमीटर ब्लड में पाई जा सकती हैं। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द अडल्ट्स, तो एरिथ्रोसाइट जो आरबीसी होती हैं तो वो अडल्ट के अंदर बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो क्या होती है? एक खाली जगह होती है जो कि लॉन्ग बोन्स में पाई जाती है, जैसे फीमर बोन होती है जांग की हड्डी उसमें, और काफी सारी बोन्स में बोन मैरो पाई जाती है। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप, तो ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, एकमात्र ऐसी सेल होती है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। एंड बाइकनकेव इन शेप, दोनों साइड से कनकेव शेप की एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और जो इसके अंदर रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसके पास आयरन होता है और रेड इसका कलर होता है। ए हेल्थी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 100 मिलीमीटर ब्लड में जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके 12 से लेकर 16 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो पाया जाता है। और इससे यदि कम होता है तो अरक्तता उसको बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उसके मतलब लोहे की कमी हो जाती है, या फिर अरक्तता बोलते हैं, एनीमिया की डिजीज भी बोल सकते हैं। प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, तो हीमोग्लोबिन का मेन रोल होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था इसके बारे में। उसके बाद है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो इनका जो ये लाइफ स्पैन होता है कितने टाइम तक ये जीवित रहती हैं? 120 दिन तक जीवित रहती हैं ये, और उसके बाद जब ये डिस्ट्रॉय होती हैं तो इनको स्प्लीन के अंदर भेज दिया जाता है। और स्प्लीन क्या है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड क्या होता है? मुर्दाघर, जहाँ पे मतलब मरने के बाद पहुंचाया जाता है, तो यहाँ पे आरबीसी होती हैं
तो इनको जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो इनको स्प्लीन के अंदर भेजा जाता है। उसके बाद है ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स इनको बोलते हैं, और कलरलेस होते हैं ये, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता और ये बहुत कम टाइम तक ही सर्वाइव कर पाती हैं। 120 दिन मतलब 3-4 महीने तक जीवित नहीं रहती, मतलब बहुत कम टाइम होता है इनके आरबीसी के कंपैरिजन में। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड आर रिलेटिवली डेंसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। तो 1 मिलीमीटर ब्लड में 6000 से लेके 8000 इनकी संख्या होती है, बहुत कम होती है। यदि आरबीसी के साथ वहाँ पे हमने देखा था 50 लाख से लेके 55 लाख तक थी, यहाँ पे तो 1000 में ही है। और जो न्यूक्लिएटेड होती हैं और ये रिलेटिवली डेंसर लेसर इन नंबर, मतलब कम होती हैं ये संख्या में आरबीसी के कंपैरिजन में। यदि बात करें टू मेन कैटेगरी, दो इसके अलग अलग कैटेगरीज में पाई जाती हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब ग्रैन्यूल्स जैसी, दाने से जैसी दिखाई देती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसाइनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। और ए ग्रैन्युलोसाइट क्या होती हैं, जो ग्रैन्यूल जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती जिनकी, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। जैसे न्यूट्रोफाइल्स हैं, ये मोस्ट अबंडेंट सेल होती हैं। टोटल डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा जो सेल है न्यूट्रोफाइल्स पाई जाती हैं। ये 60 से 65% है, जो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट का उसका 60 से 65% बनाती हैं। न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट्स होती हैं जो, वो 6 to 8% आर फैगोसिटिक सेल विच डिस्ट्रॉयड फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। जो मोनोसाइट्स हैं वो 6 से 8% बनाती है डब्ल्यूबीसी का, और दोनों ये न्यूट्रोफाइल और जो मोनोसाइट्स हैं ये क्या करती हैं, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उनको फैगोसाइटिक का मतलब उनको निगल जाती हैं। तो ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं, जो भी हमारी ये डब्ल्यूबीसी होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। बेसोफिल्स लीस्ट, ये बहुत ही कम मात्रा में रहती हैं, जैसे 0.5 से लेकर 1% जो डब्ल्यूबीसी का ये बनाती हैं। सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का मतलब है जब बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह अपने शरीर में एंटर करते हैं, तो उनसे जब लड़ते हैं ये सेल्स, तो उस केस में जो एक रिस्पॉन्स तैयार होता है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे फीवर वगैरह हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को जो शरीर में जो करवाया जाता है वो बेसोफिल्स के द्वारा करवाया जाता है, और बेसोफिल किन सब्सटेंस को छोड़ के करवाती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपरिन। तो सब्सटेंस के नाम भी ध्यान रखें, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को शो करते हैं। इओसाइनोफिल्स ये 2 से 3% बनाती हैं। रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये संक्रमण को रोकती है अपनी बॉडी में, और एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक जितनी भी एलर्जी से रिलेटेड जितने बॉडी में रिस्पॉन्ड आएंगे, तो वो सारे इओसाइनोफिल्स के द्वारा ही किए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स, ये 20 to 25%, जो 20 से 25% भाग है जो, वो बनाती हैं। और ये दो प्रकार की सेल्स होती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करती है, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता वो प्रोवाइड करती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फ के अंदर पाई जाती हैं ज़्यादातर, और लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड होता है। उसके बाद है ल्यूकोसाइट्स को हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या आ जाती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आ जाती हैं, जबकि ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर क्या आ जाती हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसाइनोफिल्स। तो इनके अंदर जो सेल्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने से पाए जाते हैं, जैसे इन सेल्स में हम देख सकते हैं ग्रैन्यूल्स हैं। ये बिल्कुल साफ होती है, इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, इसलिए इनको ए ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। उसके बाद जो रियलिस्टिक पिक है, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बेसोफिल्स ऐसे दिखाई देती हैं, इओसाइनोफिल्स की स्ट्रक्चर है ये न्यूट्रोफाइल्स हैं, ये मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स में बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स में मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब अलग अलग लोब पाए जाते हैं। ये लिम्फोसाइट की स्ट्रक्चर हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स सारी क्या हैं, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी की है, जबकि जो हम रेड कलर के पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है, ये आरबीसी हैं। तो आरबीसी काफ़ी नंबर में पाई जाती हैं और डब्ल्यूबीसी बहुत कम। तो इनका यदि हम रेशो देखें तो 1:600 होता है, मतलब यदि एक आरबीसी, मतलब एक यदि डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी तो उसके सराउंडिंग में 600 आरबीसी पाई जाती हैं। उसके बाद है थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट्स बोन मैरो। बोन मैरो से कुछ सेल फ्रैगमेंट्स, मतलब सेल के टुकड़े से दिखाई देते हैं, टुकड़े से बनते हैं,
जो मेगा कैरियोसाइट्स बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं उनसे बनती हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में ये पाई जा सकती हैं। रिलीज सब्सटेंस फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ये ऐसे सब्सटेंस रिलीज करती हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करती हैं, मतलब रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। जब भी इंजरी हो जाती है तो ब्लड लॉस को बचाने के लिए इंजरी साइट पे आके इकट्ठी हो जाती हैं। रिडक्शन इन दियर नंबर काज क्लोटिंग डिसऑर्डर्स लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, तो यदि इनके नंबर में कमी हो जाती है, जैसे प्लेटलेट्स घट जाती हैं डेंगू फीवर के अंदर, तो उस केस में क्या होता है, यदि इंजरी वगैरह हुई उस टाइम पे पर्सन को, तो उसके अंदर इंजरी में क्लोटिंग वगैरह नहीं होगी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस उसका होएगा, जिसकी वजह से बीपी लो होएगा शुरुआत में, और उसके बाद यदि नहीं संभाला जाए पर्सन को तो डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है जो ब्लड क्लोटिंग करती हैं वो हम देख सकते हैं, तो जो ये अलग अलग टाइप की सेल्स एंड फ्रैगमेंट्स से दिखाई दे रहे हैं, और साथ में जो WBC हैं वो भी एक फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाती हैं और जिसकी वजह से क्लोटिंग है वो देखने को मिलती है। और ये हैं हमारी क्या, प्लेटलेट्स, जो कि न्यूक्लियस से टाइप की होती हैं ताकि ये कहीं ना कहीं फंस सके आसानी से, मतलब फाइबर्स के अंदर ये जो एकजुट हो सकें, तो उनके लिए इनकी जो स्ट्रक्चर है हुक शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं। और जो एक ब्लड क्लोट है माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं तो ब्लड क्लोट इस टाइप का दिखाई देता है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी RBC भी होती हैं, फाइबर्स होते हैं, और मेन काम ये किसके द्वारा किया जाता है, इन कनेक्टिंग्स जो इनके पास जो स्ट्रक्चर होती हैं तो उनके द्वारा ये एकजुट हो जाती हैं तो ब्लड क्लोटिंग में मदद करती हैं। उसके बाद है ABO ग्रुपिंग, मतलब जो AB या फिर O ब्लड ग्रुप, हम अलग अलग ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन A एंड B। तो एंटीजन्स होते हैं ये सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं RBC की सरफेस पे, और इन्हीं की प्रेजेंस अब्सेंस के बेस पे जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 प्रकार के, मेनली 4 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं। एंड 2 नेचुरल एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स, और साथ में 2 नेचुरल एंटीबॉडी भी पाई जाती हैं जो कि इनके रिस्पॉन्स में पैदा होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप, तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी जिस भी टाइप के पर्सन में मिलेगी तो उनके जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 प्रकार के मिलेंगे। ए मिल सकता है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप अलग अलग पाए जा सकते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप अलग अलग बना क्यों रखे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, मतलब किसी पर्सन के ब्लड वगैरह है उसको कमी है तो उसको ब्लड दिया जाता है, तो ब्लड ऑफ ए डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब जो भी डोनर होता है, डोनेट करता है ब्लड, और जिस पर्सन को ब्लड चढ़ाना है तो उनके ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है चढ़ाने से पहले, ताकि क्या ना हो, टू अवॉइड सेवरल प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। यदि मैचिंग ना करें, यदि ब्लड ग्रुप है वैसे ही अपोजिट चढ़ दें, जैसे A वाले को B का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो इससे क्या हो सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी उनके बीच में इंटरेक्शन होंगी और जिसकी वजह से क्लम्पिंग का मतलब है ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी कोएगुलेशन होनी शुरू हो जाएगी ब्लड वेसल्स के अंदर, और जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग होगी और जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगी, जिससे कार्डियक अरेस्ट वगैरह भी हो सकता है। यूनिवर्सल डोनर जो सबको डोनेट कर सकता है ब्लड, वो O ब्लड ग्रुप होता है जो कि किसी भी पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट के अंदर AB ब्लड ग्रुप होता है, वो किसी भी पर्सन से जो ब्लड है वो रिसीव कर सकता है, उसको कोई भी इस टाइप की जो ये क्लम्पिंग टाइप की प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, किसी भी पर्सन का ब्लड उसको चढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है जो हम अलग अलग ब्लड ग्रुप देखते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो किस बेस पे होता है, जैसे रेड ब्लड सेल टाइप होती हैं ये RBC, और ये A ब्लड ग्रुप है, ये B है, ये AB है, और ये ग्रुप O है। तो इनके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज जो पाई जाती हैं किसके अंदर, A ब्लड ग्रुप के अंदर, वो B होती हैं। एंटीजन इसके अंदर क्या पाया जाता है, वो A टाइप का पाया जाता है। देख सकते हैं हम जो RBC के ऊपर जो ये अलग अलग स्ट्रक्चर लगी हुई हैं, तो ये सरफेस पे पाई जाती हैं और ये किस टाइप की हैं, बॉल जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये A एंटीजन को शो करती हैं। तो A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन होता है, B एंटीबॉडी होती है, अपोजिट होते हैं। यदि एक जैसे हो गए तो ये क्या कर सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लम्पिंग हो सकती है, तो ये हमें अपोजिट मिलेंगे। B ब्लड ग्रुप में B एंटीबॉडी है, नहीं B एंटीजन है, जैसे ये अलग स्ट्रक्चर बना रखी है इसकी, और जबकि इसके पास एंटीबॉडी A है। जो ब्लड ग्रुप A B होता है इसके पास दोनों क्या होती हैं, एंटीजन्स होते हैं,
बल्कि एंटीजन्स दोनों मिलेंगे ए एंड बी, और जबकि इसके पास एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होती, नन। और जबकि जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके पास एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों मिलेगी, जबकि एंटीजन दोनों एब्सेंट होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्क्वायर स्ट्रक्चर है, ए बी में दोनों स्ट्रक्चर हैं आरबीसी के ऊपर, और जबकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी इसके पास दोनों पाई जाती हैं। तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है वो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कि इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर जाता है बॉडी में तो उसको किल करने में ये रोल प्ले करती हैं। उसके बाद ये है ब्लड ग्रुप टेस्टिंग। तो ब्लड ग्रुप टेस्टिंग किट आती है एक, जिसके अंदर एक तो एंटी ए सॉल्यूशन होता है, एक एंटी बी होता है, एक एंटी डी होता है, या फिर एंटी ए प्लस बी भी बोल देते हैं इसको। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप है वो टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग कैसे की जाती है, स्लाइड के ऊपर किसी भी पर्सन की ब्लड ग्रुप जो ब्लड की 3 ड्रॉप ली जाती हैं बिल्कुल स्मॉल पोर्शन में, और तीनों ड्रॉप्स में हम क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन है वो एक एक करके इनकी एक एक बूंद मिला देते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं कि कोएगुलेशन कहाँ पे होता है। जैसे कि हम पहले वाले केस में देख सकते हैं, जो ब्लड है जब हमने तीनों सैंपल मिलाए, जैसे शुरुआत में तो एक एक बूंद ब्लड की रखी है इसमें, और उसके बाद इनकी एक एक ड्रॉप जो एंटी ए की ड्रॉप डाली है पहले सैंपल में, दूसरे सैंपल में एक ही पर्सन का सैंपल है तीनों के तीनों, उसके बाद दूसरे पर्सन के सैंपल है। तो जब हम रिजल्ट देखते हैं तो जैसे ए वाला जो ब्लू कलर का होता है जो एंटी ए है, एंटी बी येलो कलर का होता है, और एंटी डी ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब ये ड्रॉप मिलाई है, ड्रॉप को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है उनको, उसके बाद चेक किया जाता है ग्रैन्यूल्स कहाँ पे बने हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं जब एंटी ए मिलाया इसमें तो ग्रैन्यूल्स बन चुके हैं यहाँ पे, और जो बी है यहाँ पे कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिखाई देंगे, और जबकि यहाँ पे डी है, डी ये पॉजिटिव नेगेटिव को शो करता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जहाँ पे यदि यहाँ पे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं तो पॉजिटिव नेचर आएगी, यदि ग्रैन्यूल्स नहीं बन जाते हैं तो नेगेटिव नेचर आती है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है जो सब फर्स्ट पर्सन है इसका क्या है, ए के अंदर यदि ग्रैन्यूल्स बने हैं तो ए ब्लड ग्रुप तो है उसके अंदर, बी के अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है तो बी नहीं है, और डी यदि ग्रैन्यूल्स बना रहा है तो इसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। जबकि बी के अंदर हम देख सकते हैं ए वाले ने कोई ग्रैन्यूल्स नहीं बनाए हैं, बी जो एंटी बी है उसने ग्रैन्यूल्स बना लिए, और यहाँ भी ग्रैन्यूल्स हैं, तो ये बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। इसी प्रकार से ये 8 अलग अलग केस बनते हैं, वैसे 4 दिखा रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव किसी ने बात नहीं कर रखी हालांकि, लेकिन हम समझ सकते हैं लैब के अंदर काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, और ये चीज़ बड़ी जर्नल सी है, ये पता भी होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं जो ए ब्लड ग्रुप है यहाँ पे ग्रैन्यूल्स बने हुए हैं, बी में भी ग्रैन्यूल्स हैं और सी में भी ग्रैन्यूल्स है। तो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोला जाता है, यदि यहाँ पे ग्रैन्यूल्स नहीं बनते तो ए बी नेगेटिव बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे यहाँ पे हर केस में क्या है ग्रैन्यूल्स बने हैं तो पॉजिटिव केस हैं सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हम ना तो एक ने ग्रैन्यूल्स बनाए हैं, ना बी ने बनाए हैं, ना जो डी है उसने बनाए हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे, और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबसे रेयरेस्ट है। तो जो हम पॉजिटिव नेगेटिव 3 केस पॉजिटिव के हैं, एक नेगेटिव का है, और ग्रैन्यूल्स कहाँ पे बन रहे हैं कहाँ पे नहीं बन रहे उसी बेस पे ब्लड ग्रुप का टेस्ट किया जाता है, और एक ब्लड ग्रुप टेस्टिंग किट होती है जिसके अंदर ये तीनों जो सॉल्यूशन है आते हैं। तो इस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद जो कौन सा पर्सन है कि इसको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, जैसे ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव है वो किसको डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव वो केवल पॉजिटिव वालों को डोनेट करेगा, जैसे देख सकते हैं हम ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। उसके बाद बी नेगेटिव है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वालों दोनों को दे सकता है, जैसे कि बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव है जो पॉजिटिव वालों को डोनेट करेगा, जैसे कि ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव इनको डोनेट कर सकता है, और ओ नेगेटिव एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको डोनेट कर सकता है। वैसे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों यूनिवर्सल में आते हैं, लेकिन उनमें भी ए नेगेटिव ओ नेगेटिव है वो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है किसी को भी। ए बी पॉजिटिव केवल ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, और ए बी नेगेटिव है वो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव वाला होता है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव वाला होता है वो केवल पॉजिटिव वालों को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इस मूविंग पिक से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। उसके बाद है आर एच ग्रुपिंग, जो पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे थे वो
RH फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रेसिस मंकीज। रेसिस एक प्रजाति है बंदरों की, उनके अंदर ये पहले पाया जाता था और वहीं से इंसान के अंदर आया है। ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ 80% ऑफ द ह्यूमंस। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका 80% तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही देखने को मिलता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप केवल 20% लोगों में ही पाए जाएंगे। जैसे यदि अपनी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में 80 जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं, बाकी 20 बच्चों के ब्लड ग्रुप नेगेटिव मिलेंगे। वो नेगेटिव ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी, ए बी नेगेटिव भी, ओ नेगेटिव भी, और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये 80% लोगों में पाया जाता है। RH ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन में जैसे हमने देखा था भाई ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ये मैच होने चाहिए जब भी ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। और एक मूविंग डायग्राम से हमने देखा था कि कौन सा पर्सन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो मैचिंग जरूरी होती है। और उसके साथ में जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो मैचिंग है ना, इसकी भी मैचिंग बड़ा जरूरी होती है, क्योंकि यदि पॉजिटिव वाले पर्सन को नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप हम, नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव वाले को डोनेट किया जा सकता है वैसे, लेकिन यदि नेगेटिव वाला पर्सन है उसको हम पॉजिटिव वाला ब्लड डोनेट देते हैं तो उससे क्या हो सकता है, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। तो एंटीजन के प्रति उसका शरीर है जो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन होगी, कोएगुलेशन होगा और पर्सन को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ ए फीटस। यदि इन दोनों का जो ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, कई बार केसेज होता है कि मदर RH नेगेटिव है जबकि बच्चा उसके अंदर जो डेवलप हो रहा है वो RH पॉजिटिव हो सकता है। RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसमें तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आसानी से डेवलप कर सकता है, क्योंकि वो दोनों ब्लड हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा सेपरेट किए गए होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही पहले बच्चे की डिलीवरी होगी तो एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो जो ब्लड लॉस होता है थोड़ी सी इंजरी वगैरह से, तो उसमें क्या है, मदर का जो ब्लड है और बच्चे का ब्लड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन केसेज मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन्स इन हर ब्लड। तो जिससे क्या होता है, माता का जो ब्लड है उसके अंदर RH एंटीजन जो बच्चे के शरीर से गए हैं उनके प्रति एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती हैं। और इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जैसे ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उस केस में मदर के पास पहले से ही एंटीबॉडीज बनी हुई हैं RH नेगेटिव के प्रति, और वो ब्लड के अंदर लीक कर सकती हैं किसके टाइम, फीटस में जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो वहाँ पे लीक कर जाती हैं एंटीबॉडी। और जिससे क्या हो सकता है, जो RBC है किसकी, फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, मतलब उनको एक फॉरेन मटेरियल के तरीके से ट्रीट करती हैं और उनको लगता है कि कोई ना कोई फॉरेन मटेरियल है ये, जिसकी वजह से जैसे बैक्टीरिया वायरस के प्रति बॉडी ट्रीट करती है उसी तरीके से उसको ट्रीट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी जाएंगी वहाँ पे और फीटल की RBC है उसको ख़त्म कर सकती हैं, जिसकी वजह से विच कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड काज सेवरल एनीमिया एंड जेंडिस टू द बेबी। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हानिकारक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एरकत्ता की बीमारी हो सकती है, जोंडिस मतलब पीलिया हो सकता है बच्चे को, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो ये डिजीज है जो कि सेकंड प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो यदि मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी है तो उसमें डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि भाई सेकंड डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती हैं ब्लड टेस्टिंग से, तो उसके बाद जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है उसी टाइम पे जो मदर का ब्लड है उसके अंदर जो anti-RH एंटीबॉडी को भेज दिया जाता है, जो कि एंटीबॉडीज हैं वो बनने नहीं देती हैं, जो कि सेकंड टाइम पे जब डिलीवरी होती है उस केस में बच्चे को बचा लेती हैं। तो ये है RH ग्रुपिंग, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके अंदर भी, और इसकी वजह से जो डिजीज है RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग की वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो सकती है।